अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, 4 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब का जो बयान था नए सूबों से मुतालिक और बाकी चंद एक उन्होंने बातें की, उस पर मुल्क में काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है और आज तक ब्रेकिंग न्यूज़ अभी तक हम वही डिस्कस कर रहे हैं। उसके आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कैसे होगा, कैसे नए सूबे बनेंगे, क्या उसमें मुश्किलात आएंगी, और सब पार्टीज़ अपना अपना स्टांस भी बता रही हैं। कोई क्लियरली बता रही है, कोई इनडायरेक्टली बता रही है और कुछ मिली जुली बातें कर रही हैं। लेकिन इस सब में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत ही क्लियर स्टांस ले लिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका जो सबसे बड़ा बयान था उसमें वो यही कि मोहसिन नकवी साहब हमारे बरखुरदार हैं लेकिन वो वक्त से पहले ही बालिग हो गए हैं और क्या मुल्क इस काबिल है कि नए सूबे बनाए जाएं। उन्होंने एक एग्जांपल कोट की कि अगर एक घर में आग लग जाए और 4 भाई उसमें हिस्सेदार हों तो क्या वो आग बुझाएंगे कि वो घर के हिस्से करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नए सूबे बनाना कोई केक काटने के मुतरादिफ नहीं है कि आपने इतनी आसानी से एक बात कर दी है। और उन्होंने मुक़्तदरा को, इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाते हुए ये बात कही कि वो तो उनके कोई बुरे मकासद हैं, वो 26वीं तरमीम में जो नहीं करवा पाए अब वो 28वीं के ज़रिए करवाना चाहते हैं। और 18वीं तरमीम की उन्होंने तारीफ़ की कि जब सारी हुकूमतें मिलकर बैठी थी उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ की थी। तो कौमियत की बुनियाद पर बनेंगे या लसानियत की बुनियाद पर बनेंगे, वो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता और आपने एक बात कर दी और आपको उस बात की ना उसकी ग्रास रूट पता है कि ग्रास रूट लेवल पे उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे और कैसी चीज़ें होनी है। तो आप किस तरह देखते हैं मौलाना साहब के बयान को? वो तो पहले इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होकर बैठे थे, उनके अगेंस्ट थे, माफ़ी भी नहीं मांग रहे थे, अब उन्होंने क्लियर स्टांस भी ले लिया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मौलाना फजलुर रहमान है वो अगर देखा जाए तो केपी में अगर पीटीआई की कोई बैलेंसिंग फोर्स है इस वक्त तो वो सिर्फ अभी तक मौलाना फजलुर रहमान ही है। और मौलाना फजलुर रहमान पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से बिजके हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, उस तनाज़र में अगर देखा जाए तो ये बयान बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है मोहसिन नकवी साहब के जब वो अभी ये जो चैनल है उनका 24 उससे पहले सिटी 42 था, तो सिटी 42 के इब्तदाई ज़माने में भी वो एक बड़ा खाना करते होते थे अपने घर में और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सारी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस थे वो सारे आते होते थे। तो फजलुर रहमान साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, आसिफ जरदारी साहब से उन्होंने एक बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे। और जो चौधरी शुजात या अपना परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, तो यानी एक तरह से एक गैर सियासी पर्सनैलिटी के तौर पर भी वो इन सारे लोगों के साथ बड़े अच्छे मरासम में और अच्छे राब्तों में थे। तो फजलुर रहमान साहब के साथ भी उनका काफ़ी पुराना ताल्लुक है। लेकिन वो जो उन्होंने कह दिया कि वो अभी बालिग नहीं हुए या वो हमारे बरखुरदार थे, और जिस तरीके से उन्होंने सूबों के प्रोजेक्ट की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, ये एक बड़ा मामला है। क्योंकि आम तौर पे मौलाना साहब कभी भी कोशिश यही करते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़रा करीब करीब रह के मतलब वो हमेशा चलते रहें। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि वो इतने खुले लफ्ज़ों में तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अभी तक मेन लीडरशिप की तरफ से वो नहीं आया मुखालफत जितनी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की। लेकिन एक बात तो दुरुस्त लगती है मौलाना साहब की ना, कि जब आपके घर में 2 सूबों में ऑलरेडी एक इंसर्जेंसी चल रही है तो सबसे पहली काविश तो ये होनी चाहिए रियासत की कि इस इंसर्जेंसी को काबू किया जाए। और दूसरा, अगर कोई वो समझते हैं कि बैड गवर्नेंस या कोई कहीं हैं चीज़ें, तो उनको जैसे वो करते हैं ना ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जिसको बोलते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम्स हैं गवर्नेंस के और बाकी, उनको वहाँ एक लोकल सतह पे भी जाके तो आप देख सकते हैं और उनको आप वो कर सकते हैं, क्या नाम है, उनको एड्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ सियासतदानों का ये भी ख्याल है कि शायद ये जो नए सूबे हैं इनकी आड़ में कुछ नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है। अच्छा। कुछ गमले जो खाली हो गए थे, जिस सियासतदानों को, नए सियासतदानों को बनाने के लिए जो फैक्ट्री रुकी हुई थी, उसमें कुछ नए सियासतदान ऐड करने की कोशिश हो रही है।
और उसमें आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जो मोहसिन नकवी साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा था कि जो सामने बैठे थे ताजर, इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई जो लोग थे मुख्तलिफ वाक़ ऑफ लाइफ के बड़े अहम शख्सियात थे, उन सबको कह रहे थे वो कि आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते। तो वो उनका ख्याल है, कहीं ना कहीं रावलपिंडी वालों का ये ख्याल है कि ये जो हमारी प्रिवेलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, ये वो नहीं कर सकती, डिलीवर नहीं कर सकती, ये किसी न किसी जगह पे स्टक हो गई, उनका ये ख्याल। तो उनकी जगह कुछ नए चेहरे लाने की ज़रूरत है। तो जैसा हमने हमेशा इस शो में कहा है कि ये सुनने को, देखने को, समझने को तो ये बातें अच्छी लगती हैं कि जैसे कुछ ख़ज़ां का मौसम आता है तो कहते हैं नए पौधे लगाएं, बहार का मौसम आता है तो कुछ नए पौधे लगाएं, लेकिन ये सियासत है। इसमें अब तक जितने नए पौधे लगाए गए हैं वो उल्टा उनके गले ही पड़े हैं, जो प्लांटेड होते हैं, जो भी प्लांटेड होते हैं। जो असल बात तो यह है कि मुल्क में एक एनवायरनमेंट जमहूरी हो, सियासी हो, जिसके अंदर से खुद लोग निकलें। जब आप 2-3 साल के बाद कोई भी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, मतलब आप देखें ना कि 13 से ऑनवर्ड हर प्राइम मिनिस्टर, बल्कि आप देख लो ना 2007 के बाद से हर प्राइम मिनिस्टर को कितने साल मिले होंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी को कितने साल मिले होंगे, राजा परवेज़ अशरफ को कितने साल मिले होंगे, मियां नवाज शरीफ को कितने साल मिले होंगे, वो जो हैं शाहद खाकान अब्बासी, उनको कितने साल मिले होंगे, इमरान खान को कितने साल मिले होंगे, शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको इस हाइब्रिड निज़ाम में 4 साल हो गए हैं, लेकिन चौथे साल में उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ये जो एक क्या उसको बोलते हैं स्लाइड, या वो जो झूला नहीं होता जो ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, अगर कोई उस पर बैठा हो और समझे कि इसके दौरान कोई स्टेबिलिटी आ जाए तो वो हम उसकी ख्वाहिश कर सकते हैं। ठीक है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बात दुरुस्त है। सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी, अभी भी इंसर्जेंसी आपके मुल्क में। उसके बाद सबसे जो 3-4 बड़े चैलेंज हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, किसी भी सतह पे कमेटियां बनाई हुई हैं बस। तीसरी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ, हमारा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं है। सर अभी आपने सीसॉ झूले का रेफरेंस दिया तो उससे मुझे याद आया कि ऐसे ही है ना, मुल्क में एक साइड पे सिविलियन गवर्नमेंट और दूसरी साइड पे इस्टेब्लिशमेंट है। तो मौलाना साहब की एक स्टेटमेंट ये भी थी कि जितने लोग कह रहे हैं ना, कुछ तज्जिया कर ऑब्वियसली कह रहे हैं कि हो सकता है मार्शल लॉ आ जाए, एक ऑप्शन तो एग्जिस्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ ने हमेशा हुलिया बिगाड़ा ही है मुल्क का, तो उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने काफ़ी बातों का जवाब दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जाहिर है आपके पास जितना भी है ना अभी तक का डाटा, जितने भी मार्शल लॉ है, कोई भी मार्शल लॉ गया तो वो एक बड़े साइड इफ़ेक्ट के बाद गया। अयूब साहब गए, या गया तो मुल्क टूट गया। ज़िया-उल-हक जब गया तो पाकिस्तान का यूथ और पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की तरफ चला गया, हीरोइन की तरफ चला गया, क्लाशनकोफ कल्चर की तरफ चला गया, सियासी करप्शन आ गई, पजेरो आ गई पाकिस्तान में, पजेरो ग्रुप्स आ गए, और ख़ास तौर पे ये जो लैंड माफिया के लोग हैं उन्होंने सियासत में रास्ता बना लिया, माफियाज आ गए। और फिर जब जनरल मुशर्रफ गए तो आपको पता ही है, जनरल मुशर्रफ साहब के जाने के बाद ये जो 9/11 के बाद ये जो अब तक की हमारी केपी में और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने बुगटी के मामले को हैंडल किया या दूसरी चीज़ों को हैंडल किया, उसके नतीजे में आप देखेंगे कि तो साइड इफ़ेक्ट्स तो आते हैं, लेकिन वो नहीं समझते ना। ठीक है। वो समझते हैं कि शायद सियासतदान इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जिसका टाइटल था गवर्नेंस लेकिन निज़ाम क्या। तो उसमें बहुत सारी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ ने उसको अटेंड किया। उसमें मेन बात यही हुई कि सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हैं इस वक्त इंटरनेट पर वो हैं मज़हर अब्बास साहब की और सुहेल वड़ाइच साहब की, और दोनों का स्टांस तकरीबन सेम ही था। वो कह रहे थे कि सियासी इस्तेहकाम लाओ, सियासत को ख़त्म ना करो, सियासत होने दो
मुल्क में सियासत को अलाउ करो, ये बातें बात की हैं। लेकिन जो बाकी फॉर एग्जांपल स्पीकर पंजाब असम्बली साहब है मलिक मोहम्मद ख़ान साहब, फिर अनवारुल हक काकर साहब एक्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, फिर एहसन भून, असद उमर, खुर्शीद कसूरी, ये सब सूबे बनने के हक़ में थे, इन्होंने हक़ में भी बयान दिए। और वसीम अख्तर साहब, उन्होंने भी हक़ में बयान दिया। उनका बल्कि साथ में ये भी कहना था कि वो तो काफ़ी सालों से 30 सालों से कह रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियंस बननी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का निज़ाम राइज होना चाहिए। लेकिन आप इसमें डाइकॉटमी देखें कि वो था तो एक तरह से इवेंट में भी उसके पीछे कोई मोटिव था कि ठीक है सूबों की डिबेट को बढ़ाया जाए, लेकिन जो वीडियो वायरल है वो है मज़हर अब्बास की और साहब की और सुहेल वड़ाइच साहब की। तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि उनके पॉइंट में ना वेटेज बहुत ज़्यादा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर आप कह रही हैं कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया एक तरह से, क्योंकि ये लाहौर यूनिवर्सिटी के जो मालकान है ना, वैद साहब और बाकी लोग, अच्छा। ये सारे उस ग्रुप का हिस्सा है मियां आमर साहब के साथ। ये जो न्यू टीवी वाले अफजल रहमान हैं, ये हैं, मियां आमर साहब है। ये एक नई क्लास बनी है पाकिस्तान में, जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में 20 सालों में कॉलेजेस बना के मिलियंस बिलियंस कमाए हैं। तो अब वो आपने देखा होगा कि 2 दफ़ा तो ये जो हमारी केयर टेकर सेटअप्स बनते हैं पंजाब में, तो इनके नुमाइंदे जो होते हैं ना, वो केयर टेकर सेटअप का भी हिस्सा होते हैं। यानी कि कोई ना कोई मिनिस्टर, एजुकेशन का मिनिस्टर आमतौर पे मियां आमर साहब का होता है। इन UMT वालों का एक नौजवान था, वो भी हिस्सा था केयर टेकर सेटअप का। तो अब ये पंजाब की एक नई अशराफिया है और ये बेजार है मुस्लिम लीग नून के सेटअप से, या मुस्लिम लीग नून के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती। हालांकि ये सारे बुनियादी तौर पे तो जमात इस्लामी के केडर के लोग हैं और फिर बाद में मुस्लिम लीग नून के हमायती बने, लेकिन अब उनकी बड़े साहब से या बड़े घर से बातचीत हो चुकी है इन सारे लोगों की। तो ये वहाँ के प्रोजेक्ट्स के साथ खड़े हैं कि नए सूबे बनेंगे, कुछ वज़ीर आला हमारे भी बन जाएंगे 2-3। अच्छा। तो ये नए स्टेक होल्डर हैं। इन्होंने ये इवेंट जो था वो ऑर्गेनाइज़ किया था। अब उस इवेंट में वाक़तन किसी ने असद उमर साहब की तकरीर नहीं सुनी, वसीम अख्तर की नहीं। मतलब अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए या इवन टेलीविज़न्स पे भी, तो जो गुफ्तगू ज़्यादा चली है, जिसको बार बार शेयर किया गया है, वो मज़हर अब्बास साहब की गुफ्तगू है, वो सुहेल वड़ाइच साहब की गुफ्तगू है। मज़हर अब्बास साहब ने तो हिस्ट्री बयान की और उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में जो वज़ीर आज़म है वो ख़ुद आज़ाद नहीं अपने फ़ैसले करने के लिए, वहाँ पे आप समझते हैं कि लोकल बॉडी सिस्टम एक आज़ादी से फ़ैसला कर सकेगा। तो उन्होंने पूरा आपका जो रियासती और सियासी ढांचा है उस पर एक सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने माजी से शुरू किया। अच्छा, फिर ख़ुद ये जो सुहेल वड़ाइच साहब है, उन्होंने कहा कि बहस तो ये हो रही थी कि इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकली, जो सूबे हैं वो ज़िलों को भी फ़ंड्स दें उसी तनासब से। तो उसके लिए सारी सियासी पार्टियां जो थीं वो तैयार थीं। तो अब नए सूबों की बहस का मतलब ये है कि आप कुछ नए लोगों को इक़्तिदार में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक बात की। तो ये बात लाहौर से हो रही है। वैसे मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि लाहौर इज़ सेंटर ऑफ द आइडियाज़। उनका ख्याल था कि शायद लाहौर में ये जो सेमिनार्स हैं, जो इस्लामाबाद में सेमिनार्स हुए हैं, उसके बाद एक वेव बनेगी, एक पब्लिक सेंटिमेंट सामने आएगा। और ARY ने जो पिछले दिनों वो किया था सर्वे, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि उस सर्वे के मुताबिक कहीं 90% लोग कह रहे थे नया सूबा बनना चाहिए, कहीं 80% कह रहे थे नया सूबा बनना चाहिए। तो ये वाली सूरत हाल जो है वो अगर आप देख लेना कि एक मेस क्रिएट हो गया। वो जो आपने शुरू में बात की थी ना कि मोहसिन नकवी के बयान से जो ज़लज़ला आया, उसके आफ्टर शॉक्स पता नहीं कब तक आते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने बात की कि पीपल्स पार्टी ने एज अ होल, एज अ पार्टी एक क्लियर स्टांस लिया कि नए सूबों के वो अगेंस्ट हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक क्लियर स्टांस लिया। लेकिन जो वहाँ तक वफाकी हुकूमत की बात है उनकी समझ में नहीं आ रही। कुछ सिग्नल्स के मुताबिक वो लोग मुत्तफ़िक हैं। हमने उस दिन बात की राना सनाउल्लाह वो बहुत अगेंस्ट हैं, फिर एहसन इकबाल साहब वो बहुत ज़्यादा फेवर में हैं। हुकूमत
नए सूबों के मामले को स्लो ट्रैक पे डालना चाह रही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कैबिनेट के कुछ अरकान हैं, मैं कल हामिद मीर साहब के शो सुन रही थी, तो उसमें रज़ा हयात हराज उन्होंने कहा कि नए सूबे बनने चाहिए। फिर सरदार यूसुफ, अलीम खान, मोहसिन नकवी, ये तमाम वो लोग हैं जो कहते हैं नए सूबे बनने चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत का, PMLN का हमें कोई स्टांस समझ में नहीं आ रहा, तो इनका क्या करना है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने येस कह दिया इस्टेब्लिशमेंट को, आज के कुछ तजियाकार आज की वीडियोज़ में कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून मुश्किल में है, नो डाउट, और ये उनकी जो मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर रहे हैं, कहीं वो थोड़ा खामोश हो जाते हैं, कहीं वो ज़ेर ज़मीन मुस्लिम पीपल्स पार्टी वालों को भी मैसेज देते हैं कि नहीं, अभी हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने गो स्लो कर दिया था उन सारे मामले को बजट से पहले 28वीं तरमीम जो मैंने आपसे बात की थी ना कि मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट से यही कह रही थी कि देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, बात ये करते हैं, वो करते हैं, एक कंसेंसस के बगैर तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब रावलपिंडी वाले कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो जल्दी है, कोई आप लोगों का कंसेंसस बनता है नहीं बनता, इसको छोड़ो, ये करो। अब ये उनको साफ जवाब तो नहीं दे सकते, और अगर साफ जवाब नहीं दे सकते तो कर भी क्या सकते हैं? सूबों की जो असेंबलियां हैं, उन्होंने जब तक तरमीम पास नहीं करनी, ये रेजोल्यूशन पास नहीं करनी कि सूबा बन सकता नहीं बन सकता। अगर आपने आइन में कोई सेटिंग चेंज करनी है सूबा बनाने के लिए, कि तरमीम आइन में करनी है कि सूबाई असम्बलियों से ये हक़ वापस लेना है, तो उसके लिए कौमी असम्बली में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। अब कई लोग ये शोशा छोड़ रहे हैं कि चूँकि कराची किसी ज़माने में एक कैपिटल रहा है, और फिर बाद में जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो वो कैपिटल जो था वो सिंध में चला गया, तो लिहाजा कराची को किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी आप वापस ले सकते हैं, तो लिहाजा कराची को सूबा बना लें। ये बाज़ मुस्लिम लीग नून के लोगों का भी ख्याल है, लेकिन उसके ऊपर क्या रद्द अमल आएगा? जो जामी चांडियो हैं, एक सिंध के दानिश्वर, वो कहते हैं कि अगर ऐसा कभी हुआ तो जो करबला में जिस तरह का मामलात हुए थे, ये उससे भी बढ़ के होगा। यानी सिंध के लोग इसको कतन कबूल नहीं करेंगे, बड़ी मतलब इस पे लड़ाई झगड़ा और खून रेजी हो सकती। तो अब एक तरफ मतलब इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, वो भी एक्सट्रीम पे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि नहीं जी, ये हमने करना है। तो वो कहते हैं ना कि अगर इसको केयर के साथ, हैंडलिंग के साथ, बगैर टूट फूट के अच्छे तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से अगर हो जाए तो बेहतर है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो कोई जैसा कि पहले कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि ये जो पंजाब असम्बली है, इसने 2 करारदादें पास की हुई हैं जनूबी पंजाब के लिए और बहावलपुर सूबे के लिए, यहाँ से बिस्मिल्लाह करें, फिर आप आगे बढ़ें। एक एग्जाम्पल से वो कहते हैं नहीं जी, यहाँ से क्यों शुरू करें, कराची से शुरू करें। तो ये भी एक कहानी है। अब देखें ना, इस बुनियाद पे अगर सूबाइयत का एहसास शुरू हो जाता है, या सूबे आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं इसी टसल में, तो ये एक और लॉस होगा बिल्कुल आपकी यकजहती के लिए। ठीक है। और तीसरी बात ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है कि हमारे पास बंदे नहीं हैं, हम कैसे कर सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो का ये भी प्रेशर है कि हम आपकी गवर्नमेंट तोड़ देंगे। हाँ। तो बाज़ लोगों ने कहा, तजिया नगारों ने, कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरने देंगे, बस आप हमारे साथ खड़े रहो। नहीं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो धमकियां दी हैं पीपल्स PMLN को 2 दफ़ा अपने जलसों में आज़ाद कश्मीर में कि आपकी उल्टी गिनती शुरू, तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में जो पीपल्स पार्टी का सूबों के बारे में क्लियर स्टांस है और जो PMLN का मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, उनका मिक्स्ड एक स्टांस है, तो क्या दोनों पार्टी स्ट्रैटेजी के थ्रू अपना ये स्टांस रख रही हैं? क्योंकि वही आपकी बात आज बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया नून लीग को कि आपकी हुकूमत को तो गिरने नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ, उन्होंने कहा होगा ना कि भाई ये अगर मदद खींच लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वो, तो उन्होंने कहा होगा हम आपको बचा लेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से अलीम खान, मोहसिन नकवी, सरदार यूसुफ, रज़ा हराज, इस तरह से अगर इस कैबिनेट में या इन वज़ीरों में सूबों के लिए गुफ्तगू शुरू हो गई,
और बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी ने समझा कि ये हुकूमत सारी जो है ये करने जा रही है, तो वो भी किसी न किसी एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। तो देखिए ना, ये तो हमने 3 दिन पहले भी कहा था कि टूट फूट का आगाज़ तो हो चुका है। अब टूट फूट कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है और मामला कहीं वापस मार्शल लॉ की तरफ तो नहीं जाता। ये सारी चीज़ें मतलब आने वाले दिनों में क्लियर होगा काफ़ी कुछ। आने वाले दिनों में फौरी तो नहीं, लेकिन ये मामला ये कहा जा सकता है दिसंबर तक बहुत कुछ जो है ना चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है। अच्छा, आज 5 अगस्त है और इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज बड़े जलसे का ऐलान, बड़ी मुल्की तहरीक का ऐलान किया था पीटीआई ने। केपीके तो उनका होम ग्राउंड है, वहाँ पे वो जितना मर्जी चाहे बड़ा जलसा कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में उनको आने से इस तरह से रोक दिया गया कि जो भी आया उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा सीधा। तो लाहौर में ईवान अदल में काफ़ी टाइम के बाद 500 से 1000 लोग निकले। वहाँ पर पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया। आपके पास रिपोर्ट्स भी हैं उस चीज़ की। और लाहौर में भी उनको मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। अलीमा खान साहिबा की मैं तकरीर सुन रही थी, वो एक रैली से ख़िताब कर रही थी, तो वो उनकी वही नॉर्मल बातें वो जो करती हैं कि निकलें, सपोर्ट करें, ये सब कुछ। तो बाकी मीडिया कवरेज मिल नहीं रही कि बाकी शहरों में क्या हो रहा है 5 अगस्त के हवाले से। तो आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं लाहौर की ख़ास तौर पर? नहीं, लाहौर में पहली दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद जो पीटीआई निकली है, जो रिपोर्ट्स हैं वो उनके लोग जो हैं वो 500-600 से लेकर 1000 के दरमियान थे। और सबसे बड़ी बात है कि सियालकोट से रेहाना डार साहबा पहुंची थी इस मुजाहरे के लिए। फिर आपके सलमान अकरम राजा साहब थे, फिर इंतज़ार वो थे जो लायर हैं बुशरा साहबा के, वो थे। फिर ये अकरम उस्मान है जो यहाँ से एमएनए के कैंडिडेट थे, वो तो ये लीड कर रहे थे और काफ़ी लोग थे, पुरजोश लोग थे। पुलिस को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, एक्शन करना पड़ा। बल्कि एक आज टेलीविज़न के रिपोर्टर हैं, वो भी नातक रेहान, वो भी उस रेहाना तारक का वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनको भी थप्पड़ों गोंसों की जद में आ गए और लाठी वगैरह भी पड़ी। वो बेचारा ज़ख्मी हुआ बहुत बुरी तरह से, उसका मोबाइल भी जो था वो डैमेज हुआ। तो आज पीटीआई ने लाहौर में मैं समझता हूँ कि अपनी प्रेजेंस शो की है और दोबारा निकले हैं। और सप्रेशन के बावजूद उनको पता भी था कि मार पड़ेगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, ले जाएंगे, लेकिन वो आए। ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं कि अभी तो वैसे हमारे पास इतनी रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके आज के तज्ज़िये के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल हम हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।